पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि शेंगजियान जो था उसको दुआनमो नाम की एक लड़की मिली थी जो कि बहुत ज्यादा इंजर्ड थी और उसने उसको स्टार सेल के चुंगल से बचाया था। दुआनमो की हालत खराब होती है तो वो और मियाओ मिलकर ना उसका इलाज करते हैं, लेकिन दुआनमो मियाओ को देख तो नहीं पाती। तो इस वजह से उसको लगता है कि शेंगजियान ने ना उसके कपड़े वगैरह चेंज किए, उसको पट्टी लगाई है। इस वजह से वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो चुकी थी शेंगजियान से, लेकिन शेंगजियान बड़ी मुश्किल से ही अपनी बेगुनाही का सबूत दे देता है। इसके बाद ये दोनों यहाँ से आगे बढ़ने लग गए थे क्योंकि वो किसी इमॉर्टल की गुफा के अंदर आ चुके थे। तो यहाँ पर इसको एक्सप्लोर करना था उन्हें, ताकि देख सके कि क्या पता उस इमॉर्टल की छुड़ी हुई कुछ चीजें तो नहीं यहाँ मौजूद है। अगर होंगी तो ये उनके आगे के सफर में काम आएंगी, इसलिए वो उसको ढूंढने के लिए निकल चुके थे। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में जैसे ये दोनों आगे बढ़े थे, वहां पर एक अजीब सा ड्रैगन आ चुका था जो उनकी जान लेने को तैयार था। वो ड्रैगन सीधा उनके ऊपर दहाड़ मारना शुरू कर देता है। तो वो दोनों भी अपनी पावर का यूज करते हुए उस ड्रैगन के ऊपर अटैक करने के लिए जा रहे थे, लेकिन शेंगजियान जैसे ही अटैक करने जा रहा था ना, उसको अचानक में ही एक अजीब सा विजन आता है। विजन के अंदर वो एक स्वॉर्ड देखता है जो कि पत्थर के अंदर धसी हुई है। शेंगजियान समझ नहीं पाता कि आखिर मुझे ये विजन आया कैसे और मैंने जिस स्वॉर्ड को देखा वो स्वॉर्ड थी क्या। लेकिन अभी वो अपने विजन को इग्नोर करते हुए जा रहा था उसी दुआनमो को बचाने के लिए, क्योंकि दुआनमो अकेले ही ड्रैगन का मुकाबला कर रही थी और ड्रैगन अपनी पावर का यूज करते हुए दुआनमो की जान लेने की कोशिश कर रहा था। वो दुआनमो के पीछे पूरी तरह से पड़ जाता है। बड़ी मुश्किल से दुआनमो अपने आप को बचाते हुए उसके ऊपर अटैक कर रही थी। शेंगजियान जैसे ही आगे बढ़ा था ना, एक बार फिर से उसको अजीब सी तकलीफ होने लगती है। वो जो स्वॉर्ड उसको नजर आई थी ना, अब उसको ऐसा लग रहा था कि वो स्वॉर्ड उसको अपनी तरफ खींच रही है। नजर आता है शेंगजियान को वही तालाब जिसके अंदर ना एक छोटी सी जगह पर कुछ चमक रहा था। शेंगजियान समझ जाता है कि जिस स्वॉर्ड को मैंने अभी अपने विजन के अंदर देखा है ना, वो इसी तालाब के नीचे मौजूद है और यही वो स्वॉर्ड है जिसको खास करके ये ड्रैगन ना प्रोटेक्ट कर रहा है। शेंगजियान दुआनमो से कहता है कि जहां तक मेरा ख्याल जा रहा है ना, कि वो स्वॉर्ड ही होगी जिसकी मदद से हम इस ड्रैगन को मार सकते हैं। तो हमें किसी भी हालत में वो स्वॉर्ड लेनी होगी ताकि उसका यूज करते हुए हम इस ड्रैगन की जान ले सके। दुआनमो हैरान, वो शेंगजियान से कहती कि तुम्हें कैसे पता चला कि यहाँ पर कोई स्वॉर्ड मौजूद है, मुझे तो बाहर से कोई स्वॉर्ड नजर नहीं आ रही। तो शेंगजियान कहता है कि मेरे पास अजूर ड्रैगन टेक्निक है ना, और यहाँ पर जितनी भी टेक्निक वगैरह मौजूद है वो अजूर ड्रैगन टेक्निक से मिलती जुलती है। इसी वजह से मेरे अजूर ड्रैगन टेक्निक ने ना उस स्वॉर्ड को सेंस कर लिया कि वो कहाँ पर हो सकती है, तभी तो मुझे उसके बारे में पता चला। शेंगजियान अपने अजूर ड्रैगन टेक्निक का यूज करते हुए उस ड्रैगन को मारने की कोशिश करता है। वो उसके ऊपर कई सारे अटैक करता है, लेकिन फिर भी कोई खास फायदा होता नहीं। दुआनमो भी इंप्रेस हो चुकी थी कि वाह, शेंगजियान के पास तो अजूर ड्रैगन टेक्निक है जो कि कमाल की टेक्निक है। शेंगजियान अपनी पावर का यूज करते हुए उसके साथ फाइट करता जा रहा था, लेकिन फिर भी वो ड्रैगन इतना स्ट्रॉन्ग था ना कि उसको मार पाना किसी के भी बस की बात नहीं लग रही थी। तो दुआनमो यहाँ पर शेंगजियान से कहती कि देखो, मैं इस ड्रैगन को ना हैंडल करती हूँ, तब तक के तुम जाओ तालाब के नीचे जाकर उस स्वॉर्ड को बाहर लेकर आओ और इस ड्रैगन को मुझ पर छोड़ दो। उम्मीद है कि जल्दी तुम ये काम करोगे और ऊपर आकर इस ड्रैगन को मारोगे। तो शेंगजियान तुरंत ही उस स्वॉर्ड को लाने के लिए निकल जाता है, तब तक के दुआनमो अभी भी उस ड्रैगन से फाइट करने जा रही थी और इनका बैटल फिर से एक बार शुरू हो जाता है, जहां पर दुआनमो अपने सारा अटैक का यूज करती है। उसके बाद जितने भी खास तरह के सेलेस्टियल फॉर्मेशन वगैरह थे वो उनको यूज कर रही थी और उसकी मदद से वो यहाँ पर अपना फार फॉर्मेशन क्रिएट करते हुए ड्रैगन को मारने की कोशिश में लगी होती है। तब तक के दुआनमो को वहां पर छोड़कर शेंगजियान सीधा चला जाता है तालाब के नीचे ताकि उस स्वॉर्ड को हासिल कर सके। पर शेंगजियान के जाते साथ ही वो जो ड्रैगन होता है ना, वो और ज्यादा एग्रेसिव हो चुका था और उसके बाद तो और ब्रूटल अटैक मारता है वो दुआनमो के ऊपर। इससे होता यह है कि अब दुआनमो ढंग से उसके अटैक को नहीं रोक पा रही थी और कई सारे अटैक जाकर उसको लग जाते हैं, जिससे वो बुरी तरह से घायल हो चुकी थी। वो अपने आप को बचाने की कोशिश करती, लेकिन उसको काफी ज्यादा चोट लग चुकी थी। दुआनमो कहती कि लगता है इस ड्रैगन ने ना मुझ पे कुछ तरह की सील को लगा दिया है, जिसकी मदद से मैं अपनी 30% पावर को भी यूज नहीं कर पा रही हूँ। अगर ऐसा रहा तो मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगी और ये ड्रैगन मेरी जान ले लेगा। उधर शेंगजियान जल्दी जल्दी जहां पर उसको चमक नजर आई थी ना तालाब के अंदर, उसी ओर बढ़ना शुरू कर देता और किस्मत से उसको वहां पर वो स्वॉर्ड नजर भी आ जाती है जो कि तालाब के नीचे ही पत्थर के ऊपर फंसी हुई थी। पर जैसे शेंगजियान यहाँ पर आ रहा था, उसको पीछे कई सारे अटैक होते हुए नजर आते हैं। उसको पता था कि दुआनमो की हालत खराब होगी, उसको जल्दी करनी होगी, तो वो तुरंत ही उस स्वॉर्ड को उठाता है और उसको बाहर निकालने की कोशिश कर रहा था। वो पूरी ताकत के साथ स्वॉर्ड को घसीट रहा होता है, लेकिन स्वॉर्ड तो ऊपर आने का नाम ही नहीं ले रही थी। शेंगजियान तुरंत ही अपने अजूर ड्रैगन टेक्निक को यूज कर लेता है और अपने अजूर ड्रैगन को जैसे वो समन करता है ना, तो अजूर ड्रैगन की पावर की मदद से वो स्वॉर्ड को काफी हद तक के ऊपर खींच पाया था और वो स्वॉर्ड उसके हाथ में आ जाती है। इधर हम यहाँ पर दुआनमो को देखते हैं जो अभी भी ड्रैगन से फाइट करी थी, लेकिन अब वो यहाँ पर बिल्कुल अधमरी हो गई थी। अब उसके अंदर हिम्मत ही नहीं थी कि वो एक अटैक कर पाए। अटैक तो छोड़ो, वो ढंग से खड़ी नहीं हो पा रही थी। ऐसा लग रहा था कि अगर जल्दी कुछ नहीं किया गया ना तो ड्रैगन उसको जान से मार डालेगा। दुआनमो भी समझ चुकी थी कि शायद यही मेरा अंत है, मैं नहीं बचने वाली हूँ। पर जैसे वो यहाँ पर कुछ कर पाता कि इससे पहले तुरंत शेंगजियान बाहर आता और उसी स्वॉर्ड की मदद से ऐसा ब्रूटल अटैक देकर मारता है उस ड्रैगन के ऊपर कि ड्रैगन दूर जाकर फेंका चुका था। और तब तक के शेंगजियान तुरंत ही गोद में उठा लेता है दुआनमो को, जहाँ उसने ड्रैगन की वाट लगाई, दुआनमो को गोद में उठाया और वो स्वॉर्ड भी अब उसके पास
पास आकर उसके पीठ पर बिल्कुल एक बैग की तरह आकर अटक चुकी थी। मतलब कि अब शेंगज़ेन जब चाहे उस स्वॉर्ड का यूज कर सकता है। उसको एक कमाल की स्वॉर्ड मिल गई आगे के सफर के लिए, जो कि उसके उसी अज़ूर ड्रैगन टेक्निक से मैच करती है। दुआन वो तो बिल्कुल इम्प्रेस हो चुकी थी शेंगज़ियान से कि शेंगज़ियान सच में तुम आकर मुझे बचा लिए, वरना तो मैंने उम्मीद खो दी थी कि मैं बचूंगी, लेकिन तुमने मुझे बचाया। शेंगज़ियान उससे कहता है कि ये ड्रैगन ना अभी सिर्फ अधमरा हुआ है, मरा नहीं है, तो तुम यहाँ पर थोड़ा सा आराम करो तब तक कि मैं इस ड्रैगन को पूरी तरह से खत्म करके आता हूँ, और उसके बाद ना मैं तुम्हारी सारी चोटों को ठीक कर दूंगा, तुम बिल्कुल नॉर्मल हो जाओगी, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। दुआन वो शेंगज़ियान को जाने नहीं देना चाह रही थी क्योंकि उसको डर लग रहा था कि इसको इतनी चोट लगी ना कहीं उसकी जान ना चली जाए, लेकिन शेंगज़ियान के पास मजबूरी थी, उसको जाना ही होगा, वरना ड्रैगन वो वापस से अटैक करने आया ना तो दुआन के बचने के चांसेस 0 हो जाएंगे, और ऊपर से शेंगज़ियान की भी हालत खराब हो सकती है। तो शेंगज़ियान तुरंत ही, जैसे वो ड्रैगन एक बार फिर से शेंगज़ियान के ऊपर अटैक करने वाला था ना, शेंगज़ियान तुरंत अपनी पावर का यूज करता है और उसी स्वॉर्ड की मदद से ऐसा स्लैश अटैक देकर मारता है कि उस ड्रैगन की हालत खराब हो चुकी थी। शेंगज़ियान अब रुकता ही नहीं, एक के बाद एक करते हुए उसके ऊपर अटैक की बारिश कर चुका था। वो उसको खूब मारता है, वो रुकता ही नहीं, और जितना हो सकता था ना उतने अटैक करके उसका सीना पूरा चीर देता है, जिससे ड्रैगन को बहुत तकलीफ होती है। इतनी तकलीफ की वो तकलीफ बर्दाश्त ही नहीं करवा रहा था, लेकिन फिर भी ड्रैगन यहाँ पर मरने के लिए तैयार ही नहीं, और भी कई सारे अटैक करता है शेंगज़ियान के ऊपर। तो शेंगज़ियान कहता है कि तुझे क्या लगता है कि तू यहाँ पर मुझे मार लेगा? नहीं, जब मेरे पास स्वॉर्ड आ चुकी है ना तो मुझे गारंटी है कि मैं तेरी जान ले सकता हूँ। दुआन भी यहाँ पर शेंगज़ियान का कॉन्फिडेंस, उसकी पावर और उसकी अटैकिंग स्किल देख कर ना बहुत ज्यादा खुश हो जाती है कि देखो तो शेंगज़ियान को ये कितना ज्यादा कमाल का हो गया ये स्वॉर्ड मिलने के बाद। शेंगज़ियान तुरंत अपनी पावर का यूज करते हुए उस ड्रैगन के ऊपर ही चढ़ जाता है और उसको बिल्कुल एक दिमाग में उसके स्वॉर्ड घुसाते हुए ना सवारी की तरह यूज करने लग गया था। उसके बाद भी वो उसको नहीं छोड़ता और तुरंत अपनी थंडर पावर का यूज करते हुए एकदम बिजली की रफ्तार के साथ जहां वो ड्रैगन जाता वहां पर आकर उसके ऊपर अटैक करता, क्योंकि अब ड्रैगन यहाँ पर अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि वो तो समझ चुका था कि नहीं, मैं शेंगज़ियान का मुकाबला नहीं कर सकता। तो उसको सिर्फ अपनी जान प्यारी थी, वो इधर उधर भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन शेंगज़ियान उसको जाने कहाँ ही देगा। वो और भी उसके ऊपर अटैक करता है और फाइनली जाकर लग रहा था कि शेंगज़ियान ने उस ड्रैगन को मार डाला। शेंगज़ियान जीता और ड्रैगन की जान चली गई। तो ये होने के बाद शेंगज़ियान जो था ना वो दुआनमो के पास आता है। दुआनमो तो अभी भी उसी को देखे जा रही थी। वो इतनी ज्यादा खुश होती है शेंगज़ियान से कि मानो अब उसके प्यार में गिर चुकी है। पटा ही लिया आखिर शेंगज़ियान ने दुआनमो को अपनी थोड़ी सी पावर का जलवा दिखाते हुए। शेंगज़ियान दुआनमो से कहते कि लाओ तुम्हारे पास वो दवा थी ना, वो दवा मुझे दे दो, मैं तुम्हारे ऊपर लगा दूंगा जहाँ जहाँ तुम्हें चोट लगी है। तो दुआनमो कहती कि देखो उसकी जरूरत नहीं है, यहाँ पर वो जो लोटस रखा हुआ ना, अगर मैं उसकी एनर्जी को थोड़ा सा एब्जॉर्ब कर जाऊँ तो मेरी सारी चोटें ठीक हो जाएंगी, मैं उनके जरिए ही अपने आप को रिकवर कर लूंगी, तुम्हें दवा ववा लगाने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन बेचारी की हालत ऐसी खराब थी कि वो उस फायर लोटस तक भी नहीं पहुंच पा रही थी। उसकी हर एक कदम लड़खड़ा रहे थे और वो खड़े खड़े गिर रही थी। शेंगज़ियान जल्दी से उसके पास जाता है और उसको संभालने की कोशिश करता है। शेंगज़ियान उससे कहता है कि फिक्र मत करो, मैं तुम्हें ले जाता हूँ उस फायर लोटस की तरफ ताकि तुम उसको एब्सॉर्ब कर सको। शेंगज़ियान उसको एकदम टाइट गोद में उठाकर आगे बढ़ा था ना, तो दुआन मुझसे कहती है कि देखो देखो मुझे बार बार गोद में मत उठाओ, मैं चल लूंगी, कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा। तो शेंगज़ियान उससे कहता है कि चल लोगी, मैंने देख लिया कि तुम कितना चल सकती है, तुम कुछ भी नहीं चल सकती, इसलिए मुझे तुम्हें गोद में उठाना ही पड़ेगा, वरना बोलो तो मैं यहीं पे तुम्हें छोड़ देता हूँ। दुआन के पास कोई जवाब नहीं था, तो वो यहाँ पर कुछ कहती नहीं और शेंगज़ियान उसको गोद में लिए हुए आगे बढ़ता जा रहा था। वो उससे कहता है कि देखो आगे लंबी ना खाई है, मुझे वहां पर कूदना होगा, तो मुझे एकदम से टाइट पकड़ लो, वरना तुम मेरे हाथों से फिसल जाओगी। तो दुआन उसको ऐसा ही टाइट पकड़ लेती है और शेंगज़ियान पत्थरों पे उछल कूद मचाते हुए ना उस लोटस की तरफ बढ़ रहा था। वो और टाइट पकड़ लेता है दुआन को और दोनों एक दूसरे को पकड़ते हुए आगे बढ़ते जा रहे थे, जहाँ शेंगज़ियान तो बिल्कुल पत्थरों पे उछल कूद मचाते हुए ना आगे बढ़ रहा था और उसको तो बस यहाँ पर दुआन देखे जा रही होती है। इसके बाद शेंगज़ियान लोटस के पास उसको लेकर आता है और उसे कहने लग जाता है कि देखो यहाँ पर वो फायर लोटस रखा हुआ है, जाओ और जल्दी से जितना होता है ना उतना इसको एब्सॉर्ब करके अपने आप को रिकवर कर लो, उम्मीद है कि ये चीज तुम्हारे काम आएंगी। तो दुआन धीरे धीरे करते हुए उस लोटस की तरफ बढ़ती है और वहां पर वो अपनी पावर को यूज करते हुए उस लोटस की एनर्जी को ना एब्सॉर्ब करने की कोशिश कर रही थी। वो शेंगज़ियान को ये भी बता रही होती कि फायर लोटस के अंदर ना इस तरह की मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती है जिसकी मदद से दुनिया की किसी भी तरह की चोट क्यों ना लगी हो, कितनी भी गहरी क्यों ना हो, वो ठीक हो सकती है। इसलिए तो मैंने तुमसे कहा कि छोटी मोटी जो दवा मेरे पास है ना उससे अब असर नहीं होगा, जो मेरी चोटें इतनी भारी है ना इस पर सिर्फ ये फायर लोटस ही असर कर सकता है। वो शेंगज़ियान से कहती है कि शेंगज़ियान तुम भी आओ ना, तुम भी इसकी एनर्जी को एब्सॉर्ब करो, तुम्हारी भी जो चोटें होंगी वो भी ठीक हो जाएंगे। तो दुआन और शेंगज़ियान दोनों की दोनों ना वहां पर बैठकर अपना कल्टीवेशन करना शुरू कर देते हैं। शेंगज़ियान यहाँ पर ये सोच रहा था कि कहीं ये फायर लोटस वो जो सिस्टर यूयू है उनकी भी स्पेशल एनर्जी को रिकवर करने में काम कर सकता है क्या, क्योंकि उन्होंने अपनी काफी सारी स्पेशल एनर्जी मुझे दी थी ना, तो अगर ये काम कर गया तो बहुत अच्छी बात होगी और वो ठीक हो जाएंगे।
रहेंगे तो शेंगजन वो जो फायर लोटस की एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा था ना, वो खुद एब्जॉर्ब नहीं करता बल्कि उसको अपने रिंग के जरिए अपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भेजने लग जाता है ताकि यूयू और मियाओ भी उसका यूज कर सके। मियाओ तुरंत ही हेल्प करती है यूयू को रिकवर करने में और वो उसकी हेल्प की वजह से यूयू के अंदर ना काफी सारी स्पिरिचुअल एनर्जी जो थी वो फ्लोट करने लग जाती है। फायर लोटस की एनर्जी जा रही थी यूयू के अंदर और इस वजह से उसको बहुत अच्छा महसूस हो रहा होता है। उसकी हालत तो पूरी तरह से अभी भी खराब थी लेकिन फिर भी ये लोटस की एनर्जी उसको काफी ज्यादा हेल्प कर रही होती है। यहाँ पर ये रिकवर हो रही थी तो वहीं पर दुआनमो जो थी ना वो भी अपने आप को रिकवर करने में लगी हुई थी। ये प्रोसेस काफी ज्यादा लंबा चलता है और काफी ज्यादा लंबा प्रोसेस चलने के बाद यूयू को ना थोड़े टाइम में होश आ ही जाता है। मैं ये देखकर बहुत ज्यादा खुश हो चुकी थी कि यूयू तुम्हें होश आ गया, तुम ठीक हो गए, तुम्हें ठीक देखकर मुझे कितना अच्छा लग रहा है। यूयू कहती कि मेरी स्पिरिचुअल पावर ना वो भी रिकवर हो चुकी है, ये उसी फायर लोटस की वजह से हुआ जो शेंगजन हमें दे रहा था इसकी पावर। शेंगजन यहाँ पर भी नहीं रुकता, वो और ज्यादा उसी फायर लोटस की पावर को एब्सॉर्ब करना शुरू कर देता है। फायर लोटस के अंदर बहुत सारी पावर थी, कितना भी वो एब्सॉर्ब कर लेना इसकी पावर खत्म ही नहीं होगी। तभी तो ये एक रेयर ट्रेजर था जिसको वो ड्रैगन प्रोटेक्ट करता था और अगर किसी और को भी इसके बारे में पता चलता तो वो तुरंत ही इस ट्रेजर को हासिल कर लेता। शेंगजन के पास तो एक समझो कि चलता फिरता डॉक्टर मिल गया। जब उसको चोट लगेगी वो इस फायर लोटस की पावर को यूज करते हुए खुद को रिकवर कर पाएगा। यहाँ तक कि शेंगजन जब वो लोटस की एनर्जी यूयू को दे रहा था तो थोड़ी बहुत एनर्जी जो उसके शरीर में जा रही होती है ना, तो उस वजह से शेंगजन की कल्टीवेशन भी ना बूस्ट होने लग गई थी। उसको ऐसा लग रहा था कि कुछ टाइम के अंदर मैं अपना ब्रेक थ्रू कर जाऊंगा। शेंगजन यहाँ पर खुशी था तो दुआनमो उसे कहना चाहती कि ये ना फायर लोटस इतना नॉर्मल नहीं है, ये और भी ज्यादा कमाल का है, बस इसका सही तरीके से यूज करोगे ना ये तुम्हें बहुत ज्यादा फायदा देगा। शेंगजन हैरान रह चुका था कि दुआनमो तुम्हारी चोटें तो पूरी तरह से ठीक हो गई। तो दुआनमो भी कहती कि हाँ मेरी चोटें जो है ना वो पूरी तरह से ठीक हो चुकी हैं। ये लोग यहाँ पर बातें ही कर रहे थे कि तभी यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ना एक्टिवेट हो जाता है। वहाँ पर पोर्टल बन चुका था जिसकी मदद से वो लोग इस गुफा से बाहर जा सकते हैं। दुआनमो यहाँ पर शेंगजन से कहती कि शेंगजन लगता है कि अब हमें ना अपने अपने रास्ते चले जाना चाहिए क्योंकि हमारा आगे का सफर जो है वो अलग होकर ही गुजरेगा। दुआनमो यहाँ पर थोड़ी सी शर्मा भी रही थी और वो कुछ सोच भी रही थी कि वो शेंगजन से कुछ कहे लेकिन उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी, इसलिए वो सिर्फ इतना पूछती है कि शेंगजन तुम इस गुफा से बाहर निकलने के बाद ना कहाँ जाओगे, क्या करोगे तुम? तो शेंगजन कहता है कि मेरे फादर ना अभी भी बहुत बड़ी मुसीबत में, मुझे उनको बचाने के लिए जाना है। मैं यहाँ से बाहर निकलने के बाद सबसे पहले अपने फादर को बचाने के लिए जाऊंगा और जितने भी मेरे दुश्मन है ना मैं किसी को भी नहीं छोड़ने वाला, सबकी मैं जान ले लूंगा। ये होने के बाद मैं मार्शल सेक्ट को ज्वाइन करूंगा ताकि वहां पर जाने के बाद अपना कल्टीवेशन का जो सफर है ना उसको और ज्यादा बढ़ा सकूं, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना सकूं, क्योंकि मैंने किसी से वादा किया है कि मैं उसको बचाने के लिए जाऊंगा, तो उसके लिए मुझे पहले खुद को स्ट्रॉन्ग बनाना है। ये सुनकर दुआनमो थोड़ी सी उदास भी हो जाती है और वो आगे कुछ नहीं कहती क्योंकि उसको पता चल चुका था कि शेंगजन के दिल में कोई और है। तो वो कहती कि वैसे तुम बताओगे कि तुम कौन से सेक्ट को ज्वाइन करने के बारे में सोच रहे हो? तो शेंगजन कहता है कि ऐसा कुछ सोचा तो नहीं है, जो दिखेगा उसमें जाकर ज्वाइन कर लूंगा। तो दुआनमो कहती है कि हमारा ना ताइवो सेक्ट है जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है फाउंडेशन वगैरह क्रिएट करने में, मतलब कि कल्टीवेशन की बेस से लेकर आगे तक के बढ़ाने में हेल्प करता है। तो अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो तुम हमारे सेक्ट को ज्वाइन कर सकते हो। तो ये सुनकर शेंगजन कहता है कि अरे वाह ये तो बहुत अच्छी बात है, आप ताइवो सेक्ट से आती हैं तो ठीक है, मैं बिल्कुल आपको ढूंढते हुए जरूर आऊंगा और ताइवो सेक्ट को ज्वाइन करूंगा। ये लोग यहाँ पर बातें ही कर रहे थे कि तभी वहां पर वो जो ड्रैगन की लाश पड़ी हुई थी ना उसके अंदर से उसका बीस्ट कोर जो होता है बाहर निकल कर आने लगता है। इस कोर के अंदर बीस्ट की सारी एनर्जी होती है। तो शेंगजन बीस्ट कोर को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो चुका था कि अरे वाह ये तो बहुत ज्यादा कमाल की चीज है। शेंगजन कहता है कि अगर मैं यहाँ पर इस बीस्ट कोर को पूरी तरह से एब्सॉर्ब कर जाऊँ ना तो इसके बाद मेरी कल्टीवेशन बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन तभी बीस्ट कोर के अंदर से अजीब सी पावर निकलने लगती है तो दुआनमो सीधा उसको धक्का मारकर वहां से साइड कर देती है क्योंकि बीस्ट कोर के अंदर अजीब सा पॉइजन भरा हुआ था। इसको एब्सॉर्ब करने वाला इंसान यहाँ पर मारा जा सकता है। दुआनमो से कहती है कि शेंगजन बिल्कुल संभल के, मुझे लगता है ना कि इस बीस्ट कोर के अंदर कुछ तो गड़बड़ है, इसके अंदर अजीब सा धुआं फैला हुआ है, हम नहीं जानते कि धुआं किस चीज का है। वो धुआं ना थोड़ा सा चला गया था दुआनमो के अंदर जिस वजह से वो बिल्कुल होश में ही नहीं होती है, उसको समझ ही नहीं रहा था कि उसके साथ हो क्या रहा है। दुआनमो जल्दी से अपने आप को वहां से साइड करती है क्योंकि उसको अजीब से ख्याल आ रहे थे, मतलब कि उसी तरह के ख्याल आ रहे थे, लेकिन वो ये कर तो नहीं सकती थी तो वो भाग कर जाती है और अपनी कल्टीवेशन करने बैठ जाती है ताकि वो जो धुएं का असर उसके दिमाग में चढ़ा है ना उसको कम कर सके, वरना धुएं की वजह से कहीं वो शेंगजन के साथ कुछ गलत हरकत ना कर बैठे। मतलब कि बीस्ट कोर के अंदर तो ठरकियों वाला नशा भरा हुआ था। दुआनमो काफी कोशिश करती है लेकिन फिर भी वो उसको कंट्रोल नहीं कर पा रही थी और उसको ना वो नशा चढ़ने लगता है। वो धीरे धीरे करते हुए अपने खुद के ही कपड़े निकालने लग गई थी। अब कैसे बोलो, मतलब कि वो जोश चढ़ जाता ना उस तरह की वो दवा भरी हुई थी। शेंगजन हैरान कि दुआनमो आपको हो क्या रहा है। वो दुआनमो से कहती है कि देखो मेरे करीब मत आना, दूर खड़े रहो तुम। पर अब गड़बड़ यहाँ हो जाती है कि शेंगजन के ऊपर भी वो धुएं का असर जा चुका था और उसको भी वही ठरकी वाला नशा होने लगता है। उसके भी दिमाग में वही ख्याल आ रहा था कि ये पूरे खंडर के अंदर मैं और सामने सिर्फ एक दुआनमो लड़की है। तो वो कुछ करने के बारे में सोच रहा था उससे, लेकिन वो भी अपने आप को रोक लेता है कि नहीं यार नहीं कर सकता, ये गलत होगा। वो भी वहां से दूर भागता है और जल्दी जल्दी अपनी कल्टीवेशन करने लगता है कि नहीं यार ये नहीं कर सकता मैं। ये दोनों अपनी अपनी कल्टीवेशन
कल्टीवेशन करके ना वो जो ठरकी वाला नशा था उसको कम करने की कोशिश कर रहे थे, वरना दोनों यहीं पे कांड कर बैठेंगे। दोनों पूरी ताकत लगाते, पूरी जान लगाते थे ताकि इस नशे को ना खत्म किया जा सके, लेकिन उनसे वो नशा खत्म हो ही नहीं रहा था। वो धीरे धीरे करते हुए और बढ़ ही रहा होता है। दोनों अपनी कल्टीवेशन करते जाते हैं, लेकिन फिर भी वो नशा ना उनके दिमाग में चढ़ता जा रहा था। दुआनमो के ऊपर तो कुछ ज्यादा ही चढ़ गया होता है। अब वो वहां पर मौन करने लग जाती है। अब मैंने इंग्लिश में कह दिया है, हिंदी में क्या नहीं बताऊंगा कि वो क्या कर रही थी। वो अपने आप को कंट्रोल करने के लिए सीधा जाती है, तालाब के अंदर ही जाकर कूद जाती है कि कम से कम यहाँ पर तो वो नशे का असर खत्म होगा। वो तो तालाब के अंदर जा चुकी थी। शेंगजान को भी लगता है कि नहीं यार, यहाँ पर तो कुछ काम नहीं हो रहा, तो मुझे भी तालाब के अंदर जाना चाहिए, जबकि उसको नहीं पता कि दुआनमो भी तालाब के अंदर गई है। तो वो भी जाकर सीधा तालाब के पास जाता है और जल्दी जल्दी अपने आप को ना हाथ मुंह धोने लगता है कि यार ये कौन सा नशा घुस गया अंदर, निकल मेरे अंदर से। इतना भी बड़ा ठरकी नहीं हूं मैं कि मैं ये सारे कांड कर दूं। लेकिन जैसे वो तालाब के पास आया था ना, दुआनमो भी उसके पास आ जाती है। अब वो उसके एकदम करीब होते ही जा रही थी। दुआनमो खुद को रोकने की कोशिश करती है लेकिन नहीं रोक पाती। अब वो उसके एकदम होठों के पास आकर पहुंच चुकी थी। वो उसके करीब होते जा रही थी। शेंगजान खुद को रोकने की कोशिश करता है लेकिन वो खुद को नहीं रोक पा रहा था। जितना वो दोनों एक दूसरे के दूर होने की कोशिश कर रहे थे ना, उतना ही ज्यादा वो एक दूसरे के करीब आते जा रहे थे। और यहाँ पर दुआनमो बस उसके और ज्यादा करीब होते ही जा रही थी। वो उसको इस तरह से पकड़ती है कि मानो वो यहाँ पर उसको किस करने वाली है। जैसे वो उसके करीब आ रही थी ना, शेंगजान भी यहाँ पर उसको पकड़ने की कोशिश करता है और वो भी उसको अपने तरफ खींच रहा था। अब लगता है कि यहाँ पर कांड ही हो जाएगा इन दोनों के बीच में। दुआनमो ने जब से बहुत कंट्रोल कर लिया और अब उसको यहाँ पर और कंट्रोल होता ही नहीं। वो सीधा शेंगजान को किस करती है, कूद जाती है तालाब के अंदर। दोनों के दोनों किस करते हुए तालाब के अंदर आ चुके थे। और यहाँ पर आने के बाद भी दुआनमो जो थी ना, वो शेंगजान को नहीं छोड़ती बल्कि उसके और करीब होते ही जा रही थी। ये दोनों तालाब की गहराई में आ चुके थे और यहाँ पर छा जाता है अंधेरा। लेकिन मैं नहीं बताऊंगा कि अंदर हुआ क्या। आप लोग समझदार है, अक्लमंद को इशारा काफी होता है। अब हमें कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर शेंगजान जो था ना, वो बिल्कुल बेहोश था और दुआनमो तालाब के बाहर आ चुकी थी। उसको गुस्सा भी आ रहा होता है कि ये मैंने क्या कर दिया शेंगजान के साथ। उसका दिल तो कर रहा था कि वो शेंगजान की जान ले ले, लेकिन फिर उसको समझ में आता है कि गलती तो मेरी ही थी ना, मैंने ही शेंगजान को ये करने के लिए कहा था। मैंने तो पहले आगे बढ़ी थी उसके करीब, इसलिए गलती मेरी है। शेंगजान को मारकर मुझे क्या मिलेगा। लेकिन उसको गुस्सा इस चीज का आ रहा था कि वो जितनी प्योर थी ना, अब उसकी प्योरिटी खत्म हो गई। लेकिन वो शेंगजान को कुछ नहीं कहती। वो उसके पास आती है और उसको देखने लग जाती है कि शेंगजान तुम ठीक तो हो ना, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं। उसको गुस्सा लग भी रहा था और उसको कहीं ना कहीं दिल में ना अच्छा भी लग रहा था ये करने के बाद, क्योंकि जब शेंगजान ने उसको बचाया ना, तभी से उसके अंदर ना शेंगजान के लिए फीलिंग आ चुकी थी। अब हालांकि वो ये कांड तो नहीं करना चाहती थी, उसके साथ थोड़ा सा प्यार शुरू करती और उसके बाद अपने रिलेशनशिप की शुरुआत करती। लेकिन जब अचानक में उस दवा की वजह से, जो कि धुआं था, उसकी वजह से ऐसा हो गया ना, तो वो गुस्सा भी थी लेकिन वो खुश भी थी। जब वो शेंगजान को चेक करी थी ना, उसको वहां पर जियान का वही हेयर पिन मिलता है, जो कि जियान ने जाने से पहले शेंगजान को दिया था कि ये मेरी तरफ से गिफ्ट है, इसको हमेशा अपने पास रखना। तो दुआनमो जैसे ही वो हेयर पिन को देखती है, उसको याद आता है कि शेंगजान ने उससे कहा था कि शेंगजान ने किसी से वादा किया है कि वो उसको मिलने के लिए जरूर जाएगा और उसी को बचाने के लिए वो खुद को स्ट्रॉन्ग बनाएगा। तो यही चीज यहाँ पर दुआनमो को ना याद आने लग गई थी। वो कहती कि इसका मतलब कि ये जो हेयर पिन है ना, वो उसी लड़की का है जिसके बारे में शेंगजान मुझे बता रहा था। दुआनमो सोच रही थी कि शेंगजान के ना होश में आने से पहले मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए, वरना मैं क्या मुंह दिखाऊंगी शेंगजान को कि हमने अभी क्या किया है। वो ये चीज बर्दाश्त ही नहीं कर पाएगी, वो शर्म से पानी पानी हो जाएगी। तो शेंगजान से वो ये कहते हुए जाती है कि शेंगजान, जब तुम्हें होश आएगा ना, तो उम्मीद करती हूँ कि तुम भूल जाना कि हमने अभी यहाँ पर क्या किया। तुम इस चीज को कभी भी याद मत रखना और इसको एक अच्छा सपना ही समझकर तुम उसको भुला देना। इतना कहने के बाद दुआनमो तो वहां से जा चुकी थी। वो बहुत दूर निकल जाती है और उस गुफा से बाहर निकल कर आ चुकी थी। और शेंगजान तब तक के वहां पर अभी भी बेहोश ही मौजूद था, उसको कोई होश नहीं था। लेकिन वो ठरकी आदमी, वो थोड़ी ना भूलेगा। वो एनी टाइम इस चीज को याद करते करते मजे करता रहेगा कि अब मेरा बॉडी काउंट तो 3 हो गया। तब दुआनमो के जाने के काफी टाइम के बाद ना शेंगजान को होश आता है। वो थोड़ा थोड़ा होश में आ रहा था, लेकिन जैसे वो होश में आता है ना, वो कहता है कि क्या हुआ, मेरा सर इतना दर्द क्यों कर रहा है, मैंने अभी थोड़े टाइम पहले किया क्या था। दुआनमो को तो देखो, दुआनमो चली भी गई, उसने मुझे बताया भी नहीं, ना उसने मुझे उठाया। उसको याद तो था कि उसने यहाँ पर क्या किया है, लेकिन वो यहाँ पर कहता है कि अब मैं इसका क्या है जवाब दूं। लेकिन हाँ, सबसे बड़ा टारगेट मेरे पास यही है कि मुझे मेरे फादर को बचाना है। फादर अभी भी मुसीबत में होंगे। तो वो तुरंत अपने फादर को बचाने के लिए ना वहां से निकल चुका था। इसके बाद हमें यहाँ पर जंगल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर शेंगजान के फादर जो थे ना, वो अभी भी बिल्कुल अधमरी हालत में आगे बढ़ते ही जा रहे थे। उनकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी और वो कहने लग जाते हैं कि लगता है मैं काफी दूर निकल कर आ चुका हूँ। मुझे यहाँ पर शेंगजान के पैरों के ना निशान भी नजर आए थे, लेकिन मुझे इस बात का डर है कि वो निशान जा रहे हैं फॉरेस्ट ऑफ नो रिटर्न की तरफ, मतलब कि ऐसा जंगल जहाँ से बाहर निकला ही नहीं जा सकता। मुझे तो इस बात का डर है कि शेंगजान कहीं उसके अंदर तो नहीं चला गया, और अगर बाय चांस उसके अंदर चला भी गया तो वो ठीक तो होगा ना, उसे कुछ हो ना जाए। अगर उसे कुछ हुआ तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा।
तो वो भी धीरे धीरे करते हुए उसी फॉरेस्ट ऑफ नो रिटर्न के अंदर जाने लग जाते हैं शेंगजियान को ढूंढते हुए। अभी उनकी ऐसी हालत में अंदर जाना तो बिल्कुल बहुत ज्यादा मुश्किल होगा उनके लिए, लेकिन शेंगजियान को बचाने के खातिर वो वहां पर जाते ही जा रहे थे। पर जैसे वो कुछ और अपने कदम आगे बढ़ाते हैं ना कि वहां पर पहुंच जाता है वही बंदा जो कि 3 बंदों को उस लेंतियान ने हायर किया था ना शेंगजियान उसके फादर को मारने के लिए। तो उसमें से एक चुड़ैल थी जिसको तो शेंगजियान ने मार डाला। तो अब ये दूसरा वाला बंदा था जो आकर पहुंच चुका था शेंगजियान के फादर के सामने और उससे कहते कि क्या हुआ अंकल, कहाँ भाग रहे हो, मिलोगे नहीं क्या मुझसे। अब तो शेंगजियान को किसी भी हालत में यहाँ पर पहुंचना ही होगा। अगर अब वो नहीं आया तो उसके फादर पक्का मरेंगे। लेकिन क्या शेंगजियान अपने फादर को बचा पाएगा इस क्रिटिकल सिचुएशन के अंदर से, वो तो हमें नेक्स्ट एपिसोड के अंदर ही पता चलने वाला है, जिस दिन को दिखाते हैं। साथ ही ये वाला एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।